हाँ, हेलो सानिया, कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, चलो ठीक है। अरे यार, वो एसी वाले आए थे सर्विस के लिए, इसलिए मैंने 12:30 क्लास नहीं ली। मैंने कहा अभी ले लेता हूँ। कोई बात नहीं। चलो मुझे ये बताओ, हम अपनी ज्वाइन सपना का करनी है। वेट कर लेते हैं 1 मिनट। कर रही है सर। ठीक है। लास्ट सर क्लास वो के अंदर, हाँ जी हाँ जी, बोलो। सर वो मैं रिवाइज कर रही थी तो ना मेरे को अभी भी जो फर्स्ट चैप्टर में रेवेन्यू गवर्नमेंट का निकालते हैं ना वो समझ नहीं आ रहा था मैं उस टाइम मैं पहले भी। मैं समझ गया। वो जो उसके अंदर जो डिफरेंस आ जाता है ना, मैं एक वीडियो बना देता हूँ उसकी। 15-20 मिनट की वीडियो लगेगी। ठीक है। ठीक है ना, वो और सर मैंने ना एक लिस्ट बनाई है जो जिनके वीडियो लेक्चर्स आप एक बार बना के भेज देना क्योंकि ठीक है। बाकियों के तो आपको भेज ही दिए हैं। हाँ जी हाँ जी, आप सेंड कर दो मुझे, क्लास के बाद कर हाँ दो। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के बाद बस आप एक वैल्यू ऑफ सप्लाई कह रहे थे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप कराओगे। कौन सा? वो प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ हाँ हाँ, बस प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी है बाकी ना। मैं क्या करूंगा ना, जो भी चैप्टर है अपने, उनकी अमेंडमेंट करा दूंगा। ठीक है ठीक और है अमेंडमेंट भी मैं खुद ही रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जूम में। ठीक है उसमें सर। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ ठीक है सर मैं वो लिस्ट ना आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है ठीक है। दूसरी दूसरी अनाउंसमेंट ये है, आज की क्लास के अंदर थोड़ा हम प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे इसके अंदर। सपना, आप कनेक्ट हो गए हो? एक बार सपना आप माइक ऑन कर लो, सानिया आप ऑफ कर दो अपना माइक। हेलो सपना। हेलो। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? बेटा बहुत लो वॉइस आ रही है ठीक आपकी। हूँ। हाँ जी, कैसे हो? हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही है, अब क्लियर है, अब ठीक क्लियर है। हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक अनाउंसमेंट दोनों के लिए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज की क्लास के अंदर जो हमें सेक्शन 25 स्टार्ट करना है, आपके सामने स्क्रीन में नजर भी आ रहा होगा आपको सेक्शन 25। तो हम लोग आज ना प्रैक्टिकल अप्रोच लेने वाले हैं कि प्रैक्टिकली जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। मतलब कि हम लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकल दोनों देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और आपको एक एक चीज को कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन सीख जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते। तो सेक्शन जो 25 है वो किस चीज से रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से रिलेटेड है, जिसके अंदर जीएसटी के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है। अब मैं आपको अपने नोट्स के अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है नोट्स दिखाने। तो यहाँ पे अगर ये देखोगे तो ये मैंने नोट्स कंपाइल किए हैं, और इसके अंदर अगर मैं सेक्शन 25 की बात करूं, बहुत मजा आएगा आज, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा। तो जो सेक्शन 25 है उसके टोटल कितने सब सेक्शन है? 12। टोटल इसके 12 सब सेक्शन है। ठीक है जी, ये मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है सब सेक्शन की। और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमें सेक्शन पढ़ने से कंप्लीट नहीं होगा हमारा रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ हमें इसके साथ रूल्स पढ़ने होंगे। और रूल कौन कौन से पढ़ने? रूल हमें 8 9 10, तीन रूल्स हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जो सेक्शन 8 सॉरी जो रूल है 8 9 10, वो इस केस के अंदर अप्लाई नहीं होंगे, मतलब कि यहाँ पे सेपरेट रूल्स बने हुए हैं। उसके बाद कह रहा है, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी एक जर्नल वे में समझ रहे हैं। और कह रहा है जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का 8 9 10 आर आल्सो एप्लीकेबल टू अ पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, जो वॉलेंट्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं 25(3) के अंदर, एज वेल एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पर जो इनके लिए रखा गया है, इनके लिए सेपरेट रूल्स बने। एनआरटीपी अलग रूल है आपका, टीडीएस वाला अलग है, टीसीएस वाला अलग है, और ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस रिट्रीवल सर्विसेज, इसके लिए क्या है, आपके रूल्स अलग है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वे में स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जीएसटी की साइड में लेके चलता हूं, जीएसटी की साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे।
ये अगर आप अपने सामने देखोगे, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका, ये मैंने जीएसटी की साइट से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बोल रहा है अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देखो कौन कौन से लोग हैं। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, कंपोजिशन वाला है, सीटीपी है, आईएसडी वाला है, एनआरटीपी है, ठीक है, ये सारे लोग हैं। एम्बेसी वाले लोग भी हैं, यूएन बॉडी वाले लोग भी हैं, और अदर नोटिफाइड पर्सन भी है, एससीजेड भी हैं, टीसीएस वाले भी हैं, सारे। तो हम लोग इसकी वीडियो देखते हैं किस तरीके से बता रखा है। ये हमारे पास सेकंड, ये फर्स्ट वीडियो है हमारे पास, ये देखो बिल्कुल सामने। सान्या एक बार आप मेरे को आंसर दो, ये 2 मिनट की वीडियो आपके सामने आ रही है, ये दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी। हाँ, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ए टू जेड एक एक चीज नोट कर लेना पेपर के अंदर। मैं भी आपके लिए नोट कर रहा हूं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक बार आपके पास तो कॉपी होगी, चलो मेरे पास भी है, स्टार्ट करते हैं इसको। Registering with GST is a simple two-stage process consisting of Part A and Part B of the registration application. This video will introduce you to Part A of the registration application. To begin, access the GST website www.gst.gov.in. From the home page, open the Services menu. Click the registration category and select New Registration option. Note that the fields marked with a red color dot are mandatory fields. Select New Registration and provide your basic information including the permanent account number, PAN. Make sure to enter a valid email address and Indian mobile phone number. Since the GST portal will communicate one-time passwords, OTPs, and notifications at this address and mobile phone number. Clicking Proceed will send 2 different OTPs on your mobile and email address. On the next page, enter the OTP received on mobile phone number in the mobile OTP field and the one received in the email OTP field and click Proceed. This will complete Part A of the registration application and will generate a temporary reference number, TRN. It's that simple. Note down this TRN. It will be used to fill the Part B of registration application. We'll see that in the next video. आगे चलते हैं, सेकंड वीडियो पे आ जाते हैं। ये समझ में आया दोनों को? चलो आगे देखो आप। हाँ जी आगे देखो। This video will introduce you to Part B of the registration application. To begin, access the GST website www.gst.gov.in. From the home page, open the Services menu. Click the registration category and select New Registration option. Select the temporary reference number option and enter the TRN that was generated on submitting Part A of the registration application. Enter the CAPTCHA as usual and click Proceed. This will trigger an OTP. Enter the OTP received and proceed further. Notice the status of the registration application shows as draft. Go ahead and click the edit icon. Part B has 10 sections, with each section containing multiple fields that need to be filled up. Make sure
to fill out all the mandatory fields. Otherwise, you will not be able to complete Part B. You get 15 days to fill and submit this application. In the Business Details section, provide the basic details of your business. Be careful when you select the constitution of business from the available options. Click the link to find out your central jurisdiction. Fill out rest of the fields and add information about your existing GST registrations, if any. Click Save and continue to save this information. Notice the Business Details section's color has now changed to blue and also has a tick on it, indicating the section is filled. You can now navigate to any section of the application and start filling the application. In the Promoter or Partners section, enter the personal information, identity information, and the residential address of the partner or promoter. In case of director, enter the director identification number allotted by the Ministry of Corporate Affairs. Next, upload the photograph of the person whose information is provided. Make sure the photograph is in JPEG format and size is less than 100 KB. In the Other Information section, select the slider to Yes if this person needs to be an authorized signatory also. Let's keep it as No for now. The next section allows entering details of the authorized signatories. Set the primary authorized signatory and enter relevant personal information. Provide identity information, residential address with PIN code, चलो and अब हम लोग upload ना इसका necessary proof of पूरा प्रोसीजर देखते authorization हैं। as प्रोसीजर वाली वीडियो में signatory आ जाते हैं। ये तो along with a हमें photograph. समझ में आ गया है। ये सारे फिलअप करने हैं हमें, जो 10 सेक्शन दिए होते हैं वो 10 सेक्शन हमें फिलअप करने। अब हम लोग एक प्रोसीजर वाली वीडियो देख लेते हैं पूरी, जिसके अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। Welcome to the course Applying for GST Registration under Composition Scheme. Before you begin this course, let's quickly go through the navigation controls. To view the navigational instructions, एक मिनट, ये कंपोजिशन वाला बता रहा है, हमें नॉर्मल चाहिए। welcome to the course Applying for GST Registration. Before you begin this course, let's quickly go. Registration of a business with GST involves obtaining a registration number, that is GSTIN, from the tax department. The GSTIN allows a taxpayer to file returns and pay taxes in compliance with tax laws.
This course will introduce you to the step-by-step process of registering with GST. ये सानिया सामने आपके जो स्क्रीन आ रही है, सबसे पहले ये कह रहा है हमें जीएसटीएन नंबर चाहिए रिटर्न्स फाइल करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। यही वाली स्क्रीन आ रही है ना आपके सामने? हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, ध्यान से देखना। GST. Let's Registration under Goods and Services Tax (GST) regime has unique advantages. It helps an entity to become a legally recognized supplier नेक्स्ट वीडियो of में चलते हैं। Registration to GST is mandatory for a lot of people. It is mandatory for people liable to deduct tax collected at source (TCS) or merger or demerger with another business which results in change of ownership. People who are required to pay tax under reverse charge. जो लोग रिवर्स चार्ज में हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना है अपना, ठीक है। उसके बाद जिनकी एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है स्टेट के अंदर ही, जैसे मेरा दिल्ली स्टेट है और अगर मैं ओनली गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे लिए 40 लाख रुपए की लिमिट है, उससे ज्यादा है मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स पोर्टल वाले लोग हैं, यूएन बॉडी वाले लोग हैं, ये सारे इसने यहाँ पे बता दिया, including government bodies. However, there are some prerequisites before initiating the registration process. The required format and information central jurisdiction EC facility. An authorized signatory who is resident of. अब जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपके पास? पैन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, वैलिड आपके पास इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होगा और अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स बता रखे, एक आईडी प्रूफ होगा, एक एड्रेस प्रूफ होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस जिस जगह के लिए आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसका एड्रेस प्रूफ हमें चाहिए होता है, ठीक है जी। डीएससी चाहिए होगा, डिजिटल सिग्नेचर जिसे हम बोलते हैं। आपको पता होनी चाहिए अपने स्टेट की जुडिक्शन डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तो ये सारा बता रखा है। एटलीस्ट एक प्रोप्राइटर, बाकी पार्टनरशिप फॉर्म होगी, तो पैन नंबर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म का भी पैन कार्ड होता है, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए इसके अंदर। Now, let us look at the GST registration ये यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ढंग से समझना इसको, एक एक चीज नोट कर लेना आप। process. Applying for GST registration is a simple two-stage process. Part A of the application captures basic information about the applicant. This includes PAN, email, and mobile phone number of the authorized signatory, as well as state, district, legal name of business as per PAN. Once submitted, it generates a temporary reference number (TRN) which is valid for 15 days. Part B uses this temporary reference number (TRN) to retrieve the application from the GST portal to fill out rest of the fields and attach mandatory documents before submitting the application. Data filled is automatically validated at this stage. PAN is validated from the PAN database. Aadhaar number from the Unique Identification Authority of India UIDAI database and Corporate Identity Number CIN from the Ministry of Corporate Affairs MCA database. If the Director Identification Number DIN is also provided, it will be validated from the MCA database too. Successful submission of Part B generates an application reference number ARN which is sent to the taxpayer by email and SMS. When filling Part B of the application, please enter your name exactly as it appears in your PAN and Aadhaar documents. The submitted details will be validated automatically at the time of submitting the form. In case any of the provided details do not match with government records, you will not be able to proceed.
After submitting, the application goes to a tax official for processing. The tax official needs to respond within 3 working days, where they can either approve the registration application or raise queries by issuing a notice seeking clarification. If the tax official approves, the GST portal will issue a Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) and a password which will be sent to the applicant. The registration certificate will also be issued and made available on the taxpayer's dashboard. However, if the tax official chooses to seek clarification on certain points, the applicant must respond to those queries within 7 working days. Otherwise, the option to approve the application will be removed by the system, and the tax official will only have the option to reject the application. Once the applicant responds to queries, the tax official needs to process them within the next 7 working days, where they can either approve or reject the application based on the applicant's response. If they approve it after reviewing the applicant's answers, the same approval process will follow. However, in case they do not feel satisfied with the responses given by the applicant and choose to reject the application, the system will generate the rejection order and will communicate the same to the applicant by an email and SMS. In case the tax official fails to take action on the registration application within 3 working days of filing or doesn't process the taxpayer's responses within 7 working days of receiving, the application will be deemed to have been approved. This completes. अब इसको ध्यान से देखो, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूं। सबसे पहले ध्यान से देखना, हाँ, जो जो चीजें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेंट ने क्या किया, पार्ट ए फिलअप किया, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसने यहाँ पे दिए, टीआरएन जनरेट हो गया, और ये जो जनरेट होगा ये 15 डेज के लिए होगा। तो मान लो आप मेरे पास आते हो और कहते हो सर मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, तो मैं जो भी आपका प्री रिक्विजिशन मुझे जो चीजें चाहिए वो सारी पहले मैं एक बार चेकलिस्ट बना लूंगा उसकी, हम लोग चेकलिस्ट बनाते, और वो मैं सारा चेक कर लूंगा कि मेरे क्लाइंट के पास है या नहीं है। उसके बाद मैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करूंगा जीएसटीएन साइट पे जाके, और पार्ट ए फिलअप करूंगा तो मेरे को टीआरएन मिल जाएगा। जो टीआरएन होगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, ये 15 डेज के लिए वैलिड होगा, और मैं इसे किस काम के लिए यूज करूंगा, पार्ट बी फिलअप करने के लिए मैं इसे यूज करूंगा। पार्ट बी के अंदर आपको पता है 10 सेशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे वहां पे, वो हमें फिलअप करने हैं सारे, और उसके बाद हमें एआरएन जनरेट हो जाएगा। अब मान लो अगर हम ये काम 15 डेज के अंदर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारा टैक्स ऑफिसर है, जिसे हम प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं जीएसटी के अंदर, या तो वो हमारे फॉर्म को अप्रूव करेगा या तो हमसे वो कोई क्वेरी करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म की बात आती है। जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया था पार्ट ए के अंदर, तो पार्ट ए के अंदर जब आपने अप्लाई किया था तो ये आपका क्या था, एक तरीके से कोई फॉर्म नहीं है। ये मेनली जो फॉर्म आता है आपने देखा होगा वो पार्ट बी के अंदर आता है। तो पार्ट बी के अंदर हम कहते हैं जो हमारा जीएसटी REC 01 है वो अभी ड्राफ्ट है, जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करोगे तो तब तक क्या होगा, वो ड्राफ्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो पार्ट ए पार्ट बी के अंदर जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं वो फॉर्म आप लिख लो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जीएसटी REC 01। तो यहाँ पे किस फॉर्म के अंदर हम एप्लीकेशन लगाते हैं, जीएसटी REC 01 के अंदर। और जीएसटी REC 01 जो फॉर्म है वो 2 पार्ट के अंदर है, पार्ट ए पार्ट बी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे ARN हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो जब हमारा ARN कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या मिलती है, एक एक्नॉलेजमेंट। तो वो हमें एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है वो जीएसटी REC 02 के अंदर। तो यहाँ पे लिख लो कि जो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है वो जीएसटी REC 02 के अंदर हमें एक्नॉलेजमेंट दी जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे बात आई कि जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है या तो वो अप्रूव करेगा या तो वो हमसे कोई क्वेरी पूछेगा। क्वेश्चन ये आया कि अगर वो हमसे
हमारा अप्रूव कर देता है, नमस्ते लंदन, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे जीएसटीएन नंबर मिल जाएगा। जीएसटीएन नंबर के लिए कौन सा फॉर्म है, जीएसटी आरईसी 06, जीएसटी आरईसी 06, ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ पे हमने जो रूल, यहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी जीएसटी आरईसी 01 के अंदर, उसके अंदर 3 रूल मैंने आपको बताए थे। रूल 8, ठीक है जी, जो हमारा रूल 8 होता है वो हमारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमने जीएसटी आरईसी 01 फाइल की है उसके अंदर कौन सा रूल हमने कंप्लाइंस किया है, कौन से रूल का कंप्लाइंस किया है, रूल नंबर 8 का हमने कंप्लाइंस किया है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर है वो हमारी क्या करेगा, रूल 9 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल आ जाएगा, रूल 9 आ जाएगा। जो हमें आरसी मिल रही है वो रूल 10 के अकॉर्डिंग जीएसटी आरईसी 06 के अंदर हमें क्या मिलेगी, आरसी मिलेगी। सानिया से पहला क्वेश्चन है, क्या आपको तीनों रूल समझ में आ गए, कहां कहां पे लग रहे हैं? हाँ जी सर, आ गए समझ। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ पे रूल 8 आ गया। रूल 8 हमारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए था। रूल 9 जो प्रॉपर ऑफिसर ने वेरिफिकेशन की, और रूल 10 जिसमें हमें आरसी मिल गई। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये हमसे कोई क्वेरी करता है तो क्वेरी के लिए जो इसने हमें फॉर्म, क्वेरी में कौन सा फॉर्म होगा, जीएसटी आरईसी 03, जीएसटी आरईसी 03। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये चीजें फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगा वो जीएसटी आरईसी 03 आएगा। इसके अंदर हमसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, कोई क्लैरिफिकेशन मांगी जा सकती है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर मांगी जाती हैं। उसके बाद हमें जो अपनी हमें 7 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। जो हम 7 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे वो आरईसी 04 के अंदर करेंगे। हम किसके अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे, आरईसी 04 के अंदर। अब जो हमने रिस्पॉन्ड किया, या तो वो अप्रूव कर देगा या तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने रिजेक्ट किया, यहाँ पे लिख लो, अगर उसने रिजेक्ट किया तो यहाँ पे रिजेक्ट के लिए आरईसी 05 फॉर्म होता है। रिजेक्ट के लिए कौन सा फॉर्म होता है, आरईसी 05। और अगर वो अप्रूव कर देगा कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया, तो वो हमें क्या इशू करेगा, आरसी इशू करेगा। तो वो हमें जीएसटी आरईसी 06 के अंदर आरसी इशू कर देगा। तो रिजेक्ट के केस में आरईसी 05, और यहाँ पे अप्रूव कर दिया तो आरईसी 06। तो यहाँ पे टोटल हमने कितने फॉर्म देख लिए, 6 फॉर्म हमने देख लिए। पहला जो फॉर्म आपको बताया, अगर मेरी बुक, चलो मेरी बुक नहीं है यहाँ पे, तो पहला जो फॉर्म आपको बताया वो आरईसी, सानिया लिख के बताना है ये। सर मैंने लिख लिया है ये। वेरी गुड वेरी गुड। सपना आप बताओ, लिख के बताना है क्या या लिख लिया है? लिख लिया सर। वेरी गुड, क्या बात है, एक्सीलेंट। चलो आपको आ गया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो यहाँ पे डेज, डेज भी आपको लर्न हो गए सारे, सपना? क्या सर? डेज, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे, ये लर्न हो गया, याद हो गया? ये टाइम पीरियड लर्न करवा दूं? हो गया। वेरी गुड, बस ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं फिर। Now that we have looked at the registration process, let us now understand it better with the help of an activity. Drag each component to their respective places in the process diagram. चलो, ये जो टीआरएन है, तो टीआरएन कहां पे ड्रैग करना है आपको? फिफ्टीन डेज यहाँ पे आ जाएगा ना, टीआरएन यहाँ पे आ जाएगा, एआरएन यहाँ पे आ जाएगा, 7 डेज कहां पे आएगा, 3 डेज। Well done.
Let's now understand the process of submitting registration application. चलो कंप्लीट हो गया ये तो। अब आ जाते हैं अपनी बुक्स की तरफ। अपनी बुक्स में आप आ जाओ। ये रही आपकी बुक। सबसे पहले इसने रजिस्ट्रेशन का बता दिया। तो एवरी पर्सन, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 है। तो एवरी पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो कौन होगा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? सेक्शन 22 सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो उसे कितने टाइम पीरियड में रजिस्ट्रेशन लेना है? विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। और ये 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कहां से लेना होता है? फ्रॉम द डेट विच ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसे अप्लाई करना होगा। ये सारी चीजें चाहिए होंगी। पार्ट ए, वो कॉमन पोर्टल में जाके GST REC 01 फाइल करेगा। GST REC 01 उसने फाइल कर दिया, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी GST REC 02 के अंदर। उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है उसका रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज, कितने वर्किंग डेज में यहाँ पे कंप्लीट कर देगा? 3 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन उसको RC प्रोवाइड कर देगा। RC आ जाएगी आपकी REC 06 के अंदर। अब मेरी बुक के अंदर देखो मैंने क्या दिखा रखा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता रखा है सबसेक्शन 1 है ये हमारा, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। साथ में यहाँ पे हमें 3 रूल पढ़ने, रूल 8, 9 और 10, ये हमें 3 रूल्स यहाँ पे पढ़ने। अब प्रोवाइडेड दैट, देखो एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या आ गई कि सर जो हमारा कौन बंदा होता है CTP और NRTP, इसे कितने टाइम पीरियड में अप्लाई करना होता है? 5 डेज के अंदर अप्लाई करना होता है प्रायर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इस बंदे को प्रायर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करना होगा? 5 डेज पहले अप्लाई करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा सेक्शन है 25 सबसेक्शन 2, तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट आई है। तो ये अमेंडमेंट मैं आपको बताता हूं क्या अमेंडमेंट आई है। देखो यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आई है, कहता है अ पर्सन सीकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ग्रांट सिंगल रजिस्ट्रेशन। जो बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उसे सिंगल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कहाँ पे? एक स्टेट के अंदर। स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक स्टेट के अंदर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। एक स्टेट के अंदर आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलता है, एक यूनियन टेरिटरी में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कहता है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब एक एक्सेप्शन बना रहा है। कह रहा है अगर आपका मल्टीपल बिजनेस क्या है? वर्टिकल है। अगर आपका मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल है। सपना, क्या आपको पता है? आपसे क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, क्या आपको बिजनेस वर्टिकल पता है क्या होता है? नहीं। बेटा ध्यान से सुनो, सेक्शन 2 क्लॉज 17 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 17 में तो शायद बिजनेस की डेफिनेशन है, और सेक्शन 2 क्लॉज 18 के अंदर हमें बिजनेस वर्टिकल बताया गया है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 18 में बिजनेस वर्टिकल लिखा हुआ है। जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बोलता हूं कि मेरा जो बिजनेस है वो किस चीज का है? कोचिंग क्लासेस का। मेरा जो बिजनेस है वो किस चीज का है? कोचिंग क्लासेस का। और मैं अपने फादर के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी करता हूं। तो मैं अपने फादर के साथ किसका बिजनेस कर रहा हूं? साथ में रियल एस्टेट का। तो इस केस के अंदर मैं बोल सकता हूं कि मेरे 2 बिजनेस सेगमेंट है। मतलब एक कोचिंग क्लासेस का मेरा बिजनेस है, एक एजुकेशनल मेरा बिजनेस है, और दूसरा बिजनेस है मेरा रियल एस्टेट का। तो इस केस के अंदर अगर मैं दिल्ली का बंदा हूं, अगर मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली के अंदर मेरे पास 2 ब्रांचेस हैं, एक मान लो द्वारका के अंदर मेरे पास ब्रांच है, और एक मैंने जो ब्रांच है वो लक्ष्मी नगर में ले रखी है। तो इस केस के अंदर एक ही स्टेट के अंदर मैं 2 रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। अब इसका उल्टा ले लेते हैं कि सर आपका एक कोचिंग सेंटर द्वारका में और दूसरा आपका कोचिंग सेंटर कहाँ पे है? लक्ष्मी नगर में। क्या मैं यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? जबकि मेरा एक ही बिजनेस सेगमेंट है। यहाँ पे भी मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, कोचिंग क्लासेस देना, और लक्ष्मी नगर के अंदर भी जो मेरा बिजनेस है वहां पे भी मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? कोचिंग क्लासेस ही दे रहा हूँ। तो सपना आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? मेरा पैन नंबर तो एक ही होगा। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन है, बताओ। पैन नंबर सेम है और बिजनेस अलग अलग है।
बिजनेस भी तो एक ही सेगमेंट है ना, यहाँ पे भी कोचिंग क्लासेस है द्वारका में, और लक्ष्मी नगर के अंदर भी कोचिंग क्लासेस का ही बिजनेस है। बिजनेस वो तो एक है, सेम। आदमी एक है, पैन नंबर एक है, क्या मैं 2 रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट के अंदर, दिल्ली स्टेट है, क्या इसी स्टेट के अंदर मैं 2 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। आंसर आपने बोला है नो। सान्या आप बताओ आंसर यस और नो। नहीं ले सकते। हाँ तो बेटा ये अमेंडमेंट आ गई है, यहाँ पे काट के लिख देता हूं मैं, यहाँ पे अमेंडमेंट आ गई है सान्या, आज की डेट में मैं ले सकता हूं, क्योंकि बिजनेस वर्टिकल की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है, लॉ मेकर ने इसको डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे जो वर्ड लिखा है प्लेस, यहाँ पे प्लेसेस ऑफ बिजनेस, ये वर्ड आ गया, तो ये नया वर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है, ये नया वर्ड यहाँ पे डाल दिया गया, ये आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर आज की डेट में किसी का बिजनेस वर्टिकल नहीं भी है, पहले तो क्या होता था कि बिजनेस वर्टिकल होना चाहिए, पहले क्या होता था कि आपका बिजनेस वर्टिकल होना चाहिए तो जाके आपको 2 रजिस्ट्रेशन मिलते थे, पर आज की डेट में अगर आपका बिजनेस वर्टिकल नहीं भी होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, हाँ जी 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, एक ही स्टेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो वर्डिंग यहाँ पे आ गई है वो क्या आ गया है, प्लेसेस ऑफ बिजनेस। इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। हाँ बेटा ये अमेंडमेंट, अब मुझे बताओ ये अमेंडमेंट जो है वो हमारा टैक्स पेयर है उसके लिए बेनिफिशियल है या डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है? टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है, उसको आईटीसी मिल जाएगा ना दोनों के ऊपर। टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल तो है, बट देखा जाए तो उसके कंप्लाइंस बढ़ जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, कंप्लाइंस बढ़, बढ़ जाएंगे। हाँ, पर उसको आईटीसी भी मिल जाएगा ना, अगर वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच अगर कोई चीजें सप्लाई करता है तो वो सप्लाई के अंडर आ जाएंगी और फिर उसको उसका आईटीसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप बता रहे हो ये हमारा शेड्यूल वन के अंदर ये बात कवर होती है, और शेड्यूल 1 के अंदर जो पैरा 2 है उसके अंदर ये बात कवर होती है। शेड्यूल 1 वो विदाउट कंसिडरेशन वाला, और पैरा 2 के अंदर ये बात आएगी। थोड़े से हम नोट्स बना लेते हैं, मैं नोट्स में आ जाता हूं एक बार। देखो क्या कहानी, बिल्कुल कंसंट्रेट करना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो क्या। ये चैप्टर बहुत इजी है, बट अभी जो आगे सेक्शन आएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपकी एक स्टेट ले लेते हैं, ये थोड़ा सा लिख नहीं रहा है आजकल, ये स्टेट ए है हमारे पास। सर आपकी दूसरी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा जिसमें मैं लिख रहा हूँ वो नहीं आ रही है? नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ये आ गई, ठीक है। देखो इसमें ये असली में ना पैड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो स्टेट ए कोई सा भी ले लो आप, दिल्ली ले लो इसे, एक मिनट दोबारा से लगा के देखो। अच्छा 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा से एक बार रिकनेक्ट कर देता हूं आपको, ठीक है, नया लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूं एग्जाम्पल की तरफ, जो हमारे पास एग्जाम्पल है। राइटिंग पैड आ रहा है सानिया आपके सामने? हेलो? हाँ जी सर आ रहा है। हाँ तो बेटा ये दिल्ली है, ये पूरा हमारा दिल्ली है, और दिल्ली में हम लोग यहाँ पे हमारी, मान लो कोई भी हमारा एक बिजनेस है, बिजनेस 1, और हम लोग अपने बिजनेस 1 के लिए क्या करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो अगर बताओ मुझे अपने बिजनेस 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, मैं नॉर्मल बंदा हूं, मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 22
या सेक्शन 24 छोड़ दो, मैंने सेक्शन 22 की थ्रेशोल्ड लिमिट जंप की है, तो मुझे क्या करना होगा बताओ सर? आपको क्या करना होगा, आपको विद इन 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। मैं जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगाऊंगा कौन से रूल के अकॉर्डिंग, रूल 8 के अकॉर्डिंग। कौन सा फॉर्म यहाँ पे होगा, जीएसटी REG 01 मेरा फॉर्म होगा। उसके बाद रूल 9 में मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है जी, रूल 9 के अंदर मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी। रूल 10 के अंदर मुझे आरसी मिल जाएगी, जीएसटी REG 06 के अंदर मुझे आरसी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि अगर मेरा यहाँ पे एक और बिजनेस है और वो मेरा इसी स्टेट के अंदर जो बिजनेस है वो B2 है, और ये दोनों के दोनों बिजनेस क्या है, सेम है, दोनों के दोनों बिजनेस क्या है, सेम है, तो क्या आज की डेट के अंदर मैं बिजनेस B1 के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, और क्या मैं B2 के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? तो आज की डेट में आंसर क्या है, यस। प्रायर अमेंडमेंट क्या होता था कि ये जो आपके बिजनेस हैं B1 और B2, ये आपके क्या होने चाहिए, बिजनेस वर्टिकल होने चाहिए। अगर ये बिजनेस वर्टिकल होंगे तो आपके पास वॉलेंट्री था, अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते थे। अब आज की डेट में क्या है, बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन डिलीट कर दी है, तो आज की डेट में अगर मेरे सेम बिजनेस भी है, अगर मेरे क्या है सेम बिजनेस भी है, तो मैं आज की डेट में क्या है 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। इस केस के अंदर क्या होगा, जब मैं यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं सप्लाई करूंगा, यहाँ पे जो मैं सप्लाई करूंगा तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन में ट्रीट किया जाएगा, और जो मेरी ये वाली ब्रांच है, यहाँ ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, तो इस वाली ब्रांच को उसका क्या मिल जाएगा, ITC मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे सप्लाई में क्या है, नो कंसिडरेशन, नो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन नहीं है तो भी इसे सप्लाई मान रहे हैं शेड्यूल 1 पैरा 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सेक्शन था 25, हमने जो सेक्शन देखा सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, ठीक है जी, ये चीज हमने सबसेक्शन 2 के अंदर देखी जो अमेंडमेंट आई थी। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक रूल है, मतलब सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल 11, हमें रूल 11 भी इसके साथ क्या होगा, पढ़ना होगा। देखो रूल 11 में क्या बोला हुआ है, तो मैं रूल 11 के अंदर बताने जा रहा हूं आपको क्या बोला हुआ है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना, समझना। रूल 11 कहता है, सबसे पहली चीज कहता है कंडीशंस फॉर ग्रांट रजिस्ट्रेशन, कंडीशन फॉर ग्रांट रजिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ लिख लो इसको, ग्रांट ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस, POB का मतलब है प्लेस ऑफ बिजनेस, इन अ स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। तो कह रहा है आपको क्या मिलेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, किसके लिए, प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। तो यहां पे क्या कहता है, एनी पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिक्वायर सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी सच प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम इसकी कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं कि कौन कौन सी फॉलोइंग कंडीशंस हैं जहां पे आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन है जहां पे हमें सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कहता है अगर आप सेक्शन 285 के अंदर आ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो मेरे 2 होने चाहिए। जैसे मेरा दिल्ली स्टेट था तो दिल्ली स्टेट के अंदर एक ब्रांच मेरी द्वारका के अंदर थी और दूसरी ब्रांच मेरी लक्ष्मी नगर के अंदर थी। तो जो मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए।
अगर वो 2 होंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद अच्छा, ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, वॉलेंट्री है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप लो, नहीं लेना चाहते मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप सेक्शन 10 में बैठे हुए, अगर आप यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो, तो उस केस के अंदर हम आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं देने वाले। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो हम आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं देने वाले। इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है। यहां पे क्या हुआ कि ये मेरा क्या है, दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर क्या है, मेरा एक B1 का मतलब एक B1 मेरा बिजनेस है, और एक मेरा क्या है, B2 यहाँ पे बिजनेस है। अच्छा, ये दोनों के दोनों बिजनेस क्या है, सेम है। दोनों बिजनेस मेरे क्या है, सेम है। मैं यहाँ पे कह रहा हूं, मैं यहाँ पे सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, सेक्शन 9 नॉर्मल टैक्स पेयर बन जाता हूं, नॉर्मल टैक्स पेयर, ठीक है, नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन बन जाता हूं। क्या मुझे बताओ ये अलाउड है या नहीं, सेक्शन रूल 11 के अकॉर्डिंग? क्या रूल 11 के अकॉर्डिंग ये अलाउड है, ये बताओ। नहीं। हाँ, तो रूल 11 के अकॉर्डिंग ये अलाउड नहीं है। अगर आपने गलती से भी एक जगह कंपोजिशन स्कीम ले ली तो फिर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, ठीक है जी। दूसरा, इनको इनको क्या माना गया है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है, और वो जो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है वो लिखा कहां पे है, सेक्शन 8 IGST। याद रखना, सेक्शन 8 IGST एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है, जाके ये पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। आप जाके पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा केस मैं ले लेता हूं कि मैं दिल्ली में हूं, और दिल्ली के अंदर मेरा बिजनेस 1 बिजनेस 2, और ये दोनों ही क्या है, सेम बिजनेस है। ये दोनों ही सेम बिजनेस है, दोनों मेरे सेम बिजनेस है। तो इसके अंदर मुझे बताओ, जब मैं यहां से यहां सप्लाई करूंगा, जब मैं यहां से यहां सप्लाई करूंगा तो क्या उस पे जीएसटी की लायबिलिटी आएगी या नहीं? आंसर इज यस और नो। आंसर इज यस। अब आपको बताना है इसमें इनवाइस जनरेट होगी, कौन सी इनवाइस यहाँ पे बनानी पड़ेगी? हाँ जी, कौन सी इनवाइस होगी यहाँ पे? टैक्स इनवाइस। यहाँ पे कौन सी इनवाइस जनरेट करनी होगी? टैक्स इनवाइस, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। दूसरा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग माना गया? आपको मैंने अभी बताया कि इसे सप्लाई माना गया है शेड्यूल 1 पैरा 2 के अकॉर्डिंग। तो मैंने लॉ में कहां पे लिखा हुआ है वो भी आपको बता दिया। उसके बाद दूसरी सिचुएशन जो हमने यहाँ पे ली, यही वाली सिचुएशन दिखा देता हूं आपको। ये जो हमने यहाँ पे सिचुएशन ली थी सेक्शन 10 वाली, कि एक ब्रांच को हम सेक्शन 10 में रख रहे हैं, अब दूसरी ब्रांच को भी हम किसके अंदर रख रहे हैं? सेक्शन 10 के अंदर। दूसरी ब्रांच भी हमारी किसमें? सेक्शन 10 के अंदर, कंपोजिशन स्कीम के अंदर है। तो अगर दोनों ब्रांचेस मेरी क्या है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर है, तो अब आप बताओ क्या अब मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? अगर दोनों ब्रांचेस मेरी कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं तो क्या मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? तो रूल 11 बोलता है नहीं मिलेगा, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और आप इस केस के अंदर जब सप्लाई करोगे तो आपको बिल ऑफ सप्लाई, आपको जो इनवाइस जनरेट करनी है वो कौन सी इनवाइस जनरेट करनी है? बिल ऑफ सप्लाई आपको जनरेट करनी है। समझ में आया ये? तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर किसी की 2 ब्रांचेस हैं तो वो लोग अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, और उनको क्या करना होगा, जब वो सप्लाई करेंगे यहाँ पे तो उनको बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? कई बार हो सकता है कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई लिखा कहाँ पे है ये, तो ये लिखा हुआ है रूल 11 के अंदर। रूल 11 में जो एक्सप्लेनेशन है, रूल 11 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वहां पे ये बात लिखी हुई है। उसके बाद तो आपको सारी बातें पता है।
कि रजिस्ट्रेशन जो हम अप्लाई करते हैं वो रूल 8, 9, 10 के अकॉर्डिंग ये सारा कंप्लाइंस करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 25 के अंदर, और सेक्शन 25 के अंदर जो सबसेक्शन 1 है उसके अंदर कुछ प्रोवाइजो में चेंज है। तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, और इसके अंदर जो मैं आपको पढ़वाने जा रहा हूं सेकंड प्रोवाइजो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में तो क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन लायबल है, अगर क्या है कोई भी पर्सन क्या है लायबल है कि उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसे 30 डेज में क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है जी। और इसकी मैंने आपको 2 एक्सेप्शंस बताई थी। एक्सेप्शन नंबर 1 मैंने आपको बताया था सीटीपी, और दूसरी मैंने बताई थी आपको एनआरटीपी। और इनके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। तो इनके लिए 5 डेज होता है प्रायर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ था। और ये जो बात एक्सेप्शन वाली है ये आपको पता है फर्स्ट प्रोवाइजो में लिखी थी। तो फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर ये बात लिखी थी। अब मैं आपसे बात कहां कर रहा हूं, सेकंड प्रोवाइजो में। अब देखो सेकंड प्रोवाइजो के अंदर क्या कहानी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सेकंड प्रोवाइजो के अंदर कहानी है बेटा एससीजेड की, और यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर बताना एससीजेड की कहानी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या कहानी है एससीजेड की। तो सेकंड प्रोवाइजो के अंदर किसकी कहानी है, एससीजेड की कहानी है। क्या कहानी है इसको ढंग से समझते हैं। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, चलो आ जाओ। तो इसको ढंग से समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारा स्टेट, ये कोई भी स्टेट ले रहे हैं, ए स्टेट है, ठीक है, कोई सा भी ले लो, मतलब आपका हरियाणा ले लो, चलो ये हमारा हरियाणा का क्या है, एक स्टेट है। बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। अब इस हरियाणा स्टेट के अंदर क्या हुआ, हमारे पास हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी एक शॉप यहाँ पे है शॉप नंबर 1, और दूसरी शॉप यहाँ पे है शॉप नंबर 2। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, नया देखो क्या है, जो उसकी शॉप नंबर 2 है वो जिस एरिया के अंदर है वो एरिया किसके अंदर आता है, एससीजेड के अंदर। तो ये वाला एरिया बेटा जो उसका आ रहा है, ये वाला एरिया, ये सारा किसके अंदर आ रहा है, एससीजेड के अंदर। और ये वाला एरिया, इसको क्या बोलोगे फिर, जो बाकी का एरिया रह गया इसको क्या बोलेंगे, डीटीए। ये सारा एरिया हमारा क्या होगा, डीटीए होता है। ठीक है जी। तो इसको ध्यान से देखना क्या बताना चाहता हूं मैं आपको। तो हमारी जो शॉप 2 है वो कहां पे है, एससीजेड में। शॉप 2 हमारी कहां पे है, एससीजेड के अंदर, और इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो एक यूनिट हमारी डीटीए के अंदर है और दूसरी यूनिट हमारी कहां पे है, एससीजेड के अंदर है। आपसे क्वेश्चन ये है कि दोनों का सेम बिजनेस है, ठीक है, दोनों का क्या है, सेम बिजनेस है, ठीक है, एक ही आदमी है, वही आदमी है, मतलब वही कंपनी है सेम। तो आपको ये बताना है क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपसे क्वेश्चन ये है क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। आंसर इज यस और नो। पहले सपना बताएगी यस और नो। यस। सानिया आप बताओ। उसको तो एससीजेड वाला अलग से चाहिए होगा ना, इसलिए। दोबारा से बोलो, समझ में नहीं आया। सपना दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। इसको एससीजेड के अलग से रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा ना, ये दिखाने के लिए, एग्जाम्प्ट कराने के लिए सप्लायर्स को। ठीक है, चलो थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा आपके वहां से। सानिया आप बताओ। सर मतलब कराना होगा उसको। मतलब मैंडेटरी बोलूं या वॉलेंट्री बोलूं,
मैंडेटरी या वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, सपना के पास चले जाते हैं। सपना, मैंडेटरी या वॉलेंट्री? वॉलेंट्री होगा। देखो बेटा, दोनों का जवाब गलत है, ठीक है जी। और ये क्या है? मैंडेटरी है। क्या है यहाँ पे? मैंडेटरी है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको याद रखना है कि यहाँ पे मैंडेटरी है। दूसरी चीज ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे इसकी शॉप 3 होती और ये बिजनेस भी सेम होता, तो यहाँ पे वॉलेंट्री बोला गया है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना। यहाँ पे वॉलेंट्री बोला गया, अगर उसको लेना चाहता है तो ले, नहीं लेना चाहता ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? कोई आपसे पूछेगा 25(2) रेड विथ, सॉरी ये सेक्शन है, और रेड विथ रूल 11 वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। वॉलेंट्री या लेना चाहते हो तो लो, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंडेटरी। ये बात कहाँ पे लिखी है? मैंडेटरी सेक्शन कौन सा था? 25 था आपका। और उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसेक्शन 1 था, और उसकी कहाँ पे लिखा हुआ है? ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है? सेकंड प्रोवाइजो के अंदर। क्योंकि देखो, लॉ के अंदर ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो लिखा कहाँ पे। कल जाके केस चला जाएगा आपका कोर्ट में, तो आप जाके यही बताओगे, सर आपने यहाँ पे मैंडेटरी कर रखा है, सर आपने यहाँ पे हमारे लिए वॉलंटरी कर रखा है। अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो मैं आगे बढ़ू? आगे, आगे। चलो वेरी गुड, ये ध्यान देना भाई। आगे चलते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, वो सारी हमने कर ली यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपके मॉड्यूल में आ जाता हूँ, चलो मॉड्यूल दिखा देता हूँ आपको आपका। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन दिया हुआ है अंडर जीएसटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सानिया ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Provisions of distinct person under CGST Amendment Act under section 25, subsection 2, 4 and 25. ठीक है, A person. ये होमवर्क है, ये पढ़ लेना आप। ये सबसेक्शन 2 पढ़ लेना। चलो सबसेक्शन 2 तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल, ये लाइन क्या हो गई है? अमेंड हो गई है। जहां पे वर्डिंग बिजनेस वर्टिकल लिखा है वहां पे प्लेसेस ऑफ बिजनेस वर्ड आ गया, ठीक है ना। वहां पे क्या वर्ड आ गया? प्लेसेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे इन्होंने किया नहीं, यहाँ पे किया है। यहाँ अमेंडमेंट है, ये सारा काट दो, ये नालायक है, ये सारा काट दो। यहाँ इन्होंने अमेंडमेंट करके लिखा है, देखो सेकंड प्रोवाइजो आ गया। ये पढ़ के बताओ। Provided further that a person having a unit as defined in the Special Economic Zone Act 2005 in a special economic zone or being a special economic zone developer shall have to apply for a separate registration as distinct from his place of business outside the special economic zone in the same state or union territory. तो देखो सपना, समझ में आया? यहाँ पे अप्लाई करना होगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए, डिस्टिंक्ट माना जाएगा फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। जो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है आउटसाइड इंडिया SEZ के, क्या मैं बोल सकता हूँ सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 SEZ के लिए मैंडेटरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सपना क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन और रह गया आप दोनों से, एक क्वेश्चन और बता दो। क्वेश्चन में आ जाता हूं दोबारा से, जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे, ये वाले एग्जांपल। तो ये मैंने कहा था आपसे कि ये मेरा सेम बिजनेस है, मैंने कहा था कि ये मेरा सेम बिजनेस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए वॉलेंट्री है। अच्छा, ये कंपोजिशन वाला आ गया, ये वाला। तो मैंने कहा था कि ये वॉलेंट्री क्या है कि हम यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो हम वॉलेंट्री क्या करेंगे? सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। वॉलेंट्री क्या करेंगे? हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। सान्या ने बताया था इसमें ITC का बेनिफिट भी मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है मेरा? एक मिनट यार, दिमाग से ही निकल गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था? एक तो क्वेश्चन मेरा ये है, जो हम एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर, जब हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो क्या वो कैलकुलेशन भी अलग अलग होगी या वो कैलकुलेशन तो एक ही होगी? एक नहीं क्वेश्चन, सर, अलग अलग ही होगी, अलग अलग होगी। कैलकुलेशन अलग अलग होगी।
अलग अलग होगी। जब हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो फिर हमें टर्नओवर भी तो अलग अलग ही देखनी चाहिए। बट बिजनेस तो एक ही है ना। पर सर जब रजिस्ट्रेशन ही अलग अलग ले रहे हैं तो फिर अभी उसके अंदर एक चीज मुझे बताओ, वहां पे क्या होता था कि अगर मैं दिल्ली के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, साथ में मैं हरियाणा में भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या दिल्ली और हरियाणा की टर्नओवर ऐड होती थी या नहीं होती थी एग्रीगेट पे? होती थी। तो फिर यहाँ होती थी तो वहां पे बिजनेस एक होता था या अलग अलग होते थे? एक ही होता था। तो फिर यहाँ पे बिजनेस एक है या अलग अलग है? एक है, पर अभी तो हम ले रहे हैं ना। नहीं, तो वहां पे भी तो आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा था, दिल्ली में अलग ले रखा था और आपने यहाँ पे हरियाणा में अलग ले रखा था रजिस्ट्रेशन। और हम हरियाणा वाली टर्नओवर दिल्ली में क्यों ले रहे हैं जब हमने रजिस्ट्रेशन अभी लेना है? हमने क्या कर रखा है, हमारी एक ब्रांच दिल्ली के अंदर है, दूसरी ब्रांच हमारी हरियाणा के अंदर है, और यहाँ पे क्या हो रखा है, एक मिनट, और यहाँ पे क्या हो रखा है, जो हमारी दोनों ब्रांचेस हैं, मतलब सेम बिजनेस है हमारा, तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन थी कि हम थ्रेशोल्ड लिमिट को जंप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए दोनों की एग्रीगेट चेक करते थे या नहीं करते थे? ठीक है सर, आगे समझ में लेंगे, इकट्ठी लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में भाई एक ही ऐसे तो पता है क्या होगा सान्या, टैक्स प्लानिंग कर लेंगे लोग भाई, जैसे ही आपकी क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट जंप होने वाली है, एक ब्रांच और बना लो, बोल दो भैया हमने एक ब्रांच और बना ली है, अब देखो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट जंप नहीं कर रही है। भाई ऐसे नहीं, तू आदमी एक है ना, तेरा यहाँ पे भी सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस चल रहा है, ये बिजनेस भी तेरा सोल प्रोप्राइटर चल रहा है, ठीक है ना, तो अगर तुम आज या मान लो जैसे पार्टनरशिप यहाँ पे है और वही पार्टनरशिप का कंपोजिशन यहाँ पे है, तो भाई तुम तो एक ही लोग हो और टैक्स प्लानिंग के लिए ऐसा कर रहे हो, नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। दूसरी बात मेरी ये है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, दिमाग में आ गया मेरे, बहुत बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मेरा जो B1 है और जो मेरा B2 बिजनेस है, दोनों सेम है, और मैं एक ही रजिस्ट्रेशन रखना चाहता हूं, क्या मैं रख सकता हूं? आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे तो वॉलेंट्री बोला गया है कि अगर आप सेपरेट लेना चाहते हो वॉलेंट्री है, ठीक है, तो अगर मैं एक ही रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, सिंगल रजिस्ट्रेशन, तो मैं ले सकता हूं। अब मुझे बताओ B1 को मैं क्या बताऊंगा, अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। B1 को मैं क्या बताऊंगा, जब मैं GST REC 01 फॉर्म फाइल करूंगा, तो वहां पे जो 10 सेक्शन दिए गए थे उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और इसे क्या बोलूंगा, सपना बताओ, B2 बिजनेस को क्या बोलूंगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में वेरी डालेंगे वेरी ना गुड, बस इसको बोलेंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे आप उसके एक बार अंदर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ, आगे चलते हैं इसमें, आगे देखो आप, आपकी बुक के अंदर आ जाते हैं, ये एक मिनट, आपकी बुक ये, अब आपकी बुक के अंदर देखोगे ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर भी आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप आ जाओ, ये अमेंडमेंट आ गई है, यहां से पढ़ दो सान्या क्या लिखा Every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such form and manner and within such time as may be prescribed, है, ठीक है ना। provided that अगर आधार provided आपको that असाइन नहीं है तो क्या करोगे? पढ़ो पढ़ो। कोई और sorry, provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registration person shall be offered alternate and by the means of identification in the manner the government may on the recommendation of the council and prescribe, provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and by means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this act shall apply as if such person does not registration. क्या मतलब है इसका? मतलब कि अगर उनके पास आधार नहीं है तो कोई और जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी अगर उनके नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन
रिपीट करो, आपका माइक थोड़ा साउंड नहीं कर रहा ढंग से, एक बार ऑन करके ऑफ करो उसको। हेलो हाँ जी, सर, अब आ ठीक रही है। थी। हाँ हाँ इसमें लिखा है कि आधार नंबर पहला जो उनका प्रेफरेंस रहेगा वो आधार नंबर रहेगा। अगर आधार नंबर नहीं है तो वो कोई और जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी ऑथेंटिकेट नहीं है तो जो रजिस्ट्रेशन उनको तब दिया जाएगा तब वो इनवैलिड कर देंगे। हाँ, अगर अगर वो भी नहीं होता तो अगर बाई चांस जो रजिस्ट्रेशन अलाउड हुआ है तो वो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे अदर क्या होता है कि आपको आधार की वेबसाइट में जाना है तो वहां पे जाके आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। वहां पे जाके हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, वो डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा आपका होमवर्क होगा। ये 6B 6C आप पढ़ना, 6D ये सारा आधार से रिलेटेड दिया, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई वो नहीं है मतलब यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ सपना डीम्ड रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। डीम्ड रजिस्ट्रेशन कितना आपका, ये रहा। सर वो पहला जो एग्जांपल बताया था एक बार दोबारा समझा दो। क्या कह रहे हो? जो आपने नोट्स में बताया था ना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला, वो एक बार समझा दो। इसमें क्या है सान्या, मेरी एक ब्रांच है B1 दिल्ली के अंदर और B2 ब्रांच है दिल्ली के अंदर, दोनों ही मेरी सेम स्टेट है। तो मैं क्या करूंगा, GST REC 01 जब फॉर्म फाइल करूंगा तो उसके अंदर जो B1 है वो मैं अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दूंगा, और जो मेरा B2 है बिजनेस वो मैं अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दूंगा। ये काम ठीक है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं आपका, ये हमारा बुक कहाँ गई आपकी, ये बुक आ गई आपकी, ध्यान से देखो। ये सारा आधार का दिया, मतलब नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद डीम्ड रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एक्शन इन 3 days, अगर उसने 3 दिन में एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है। आपको पता है क्या, आपको REC 03 और REC 04 की नॉलेज है? यस। REC 03 के अंदर क्या होता है, सपना बताएगी, सपना बता। वो प्रॉपर ऑफिसर जब एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगता है हाँ, वेरी गुड वेरी एप्लीकेंट, गुड वेरी गुड। और उसके बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो सबमिट करोगे, उसका रिस्पॉन्ड IG फोन में देते हैं। हाँ, कितने टाइम पीरियड में देना है आपको, डेट ऑफ रिसिप्ट से 7 days के अंदर देना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये सारा भी आपका होमवर्क हो गया, ये भी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमें मिल गया। कभी टाइम मिलेगा ये आपको पढ़ना सिखा दूंगा। ये नंबर पढ़ते कैसे वो तो आपको पता ही है, स्टेट कोड होता है, फिर पैन नंबर है, फिर ये हमारा आइडेंटिटी नंबर है, फिर बाय डिफॉल्ट जेड होता है, और ये 7 चेक समय, मतलब ये नंबर बनता कैसे वो भी आपको बता दूंगा, कंप्यूटराइज ये नंबर बनता कैसे। ठीक है ना। तो उसके बाद आगे चलते हैं, फर्निश बैंक डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला बताता हूँ, और उसके बाद रूल 19 यहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ तक है। रूल 8, ये देखो, ये ओमेशन यहाँ पे लिख दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, ये जो अमेंडमेंट आई है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं जरा एक बार अपनी बुक में आ जाऊं फटाफट, बिल्कुल ध्यान से देखना। सब सेक्शन 1 हो गया हमारा कंप्लीट, सब सेक्शन 2 मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है जी, जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड रूल था सब सेक्शन 2 के साथ, सब सेक्शन 2 के साथ कौन सा प्रिस्क्राइब्ड रूल था यहाँ पे, रूल 8, यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड था वो रूल 8 था। ठीक है जी। उसके बाद 3 आ गया। 3 में क्या है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई अपनी मन की इच्छा से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 5 के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन बताया गया है। ठीक है जी। 6 के अंदर पैन नंबर बताया गया है, जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा उसके पास पैन नंबर होना चाहिए। पर देखो पैन नंबर की एक्सेप्शन है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, किसके पास पैन नंबर नहीं होगा तो भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? सबसे पहला आदमी जो कौन है, TDS वाले, ठीक है ना, और TCS वाले, वो अपना कौन सा नंबर दे सकते हैं, टैन नंबर दे सकते हैं।
वो अपना कौन सा नंबर दे सकते हैं 10, तो पहली एक्सेप्शन हो गई। दूसरी एक्सेप्शन बताऊं क्या है? दूसरी एक्सेप्शन अगर आप देखोगे तो पैन नंबर किसको नहीं देना है? जो हमारे ये वाले यूएन बॉडी वाले हैं उनको पैन नंबर नहीं देना है, ठीक है। जो हमारा एनआरटीपी है उसको पैन नंबर नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 के अंदर ये जो 3 लोग बताए गए इनको अपना पैन नंबर नहीं देना है। ये 3-4 कैटेगरी के लोग हैं जिनको अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं कराना होता। एक OIDAR, तो OIDAR के पास भी क्या है, पैन नंबर नहीं होगा। तो ये सारी हमारी एक्सेप्शन है जिनको अपना पैन नंबर नहीं देना जब वो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इन जनरल हमेशा पैन नंबर देना जरूरी है, ठीक है जी, बट ये लोग अपना पैन नंबर नहीं देने वाले। उसके बाद 7 में क्या है, एनआरटीपी है। एनआरटीपी को कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए सेपरेट प्रिस्क्राइब किया गया। तो एनआरटीपी के लिए फॉर्म कौन सा जाता है? जो हमारा एनआरटीपी है इसके लिए फॉर्म लिख लो, इसके लिए फॉर्म जाता है REG, इसके लिए REG फॉर्म है हमारे पास 09, ठीक है जी। उसके बाद सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, ये क्या है सान्या पढ़ो, ये क्या है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन? Where a person who is liable to be registered under this act fails to obtain registration, the proper officer may, without prejudice to any action which may be taken under this act or under any other law or time imposed, proceed to आप अपना register माइक such person. ऑन कर दिया करो, फिर दोबारा से ऑन किया करो। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ऐसे किया करो। अब आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी, अब बढ़िया आ रही है। दोबारा से पढ़ू ये? नहीं दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मैं बता देता हूँ आपको। तो जो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन होगा वो क्या करेगा, ये बताओ बस, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वो उसको जब उसको पता होगा कि इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और इसकी टर्नओवर ज्यादा है तो फिर वो कर लेगा रजिस्टर। कौन कर लेगा रजिस्ट्रेशन? प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका? नहीं, मतलब कि जैसे प्रॉपर ऑफिसर को, जैसे उन लोगों के पास फाइल्स होती है और दोबारा माइक बंद करके ऑन करो दोबारा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो जी बोलो। उसमें लिखा है कि हेलो, हाँ जी बोलो। इसमें लिखा है कि जो पर्सन है अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है और वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो उसको डीम मान सकता है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है और उसके एक्शन ले सकता है। सपना, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक बार 1 मिनट में अपने फॉर्म की लिस्ट जो मुझे दिखानी है ये आ गई। मेरा क्वेश्चन ये है सपना आपसे कि जो ये कह रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएगा उससे, तो इसके लिए कोई ना कोई क्या बना हुआ होगा, फॉर्म बना हुआ होगा, ठीक है। वो फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर दिया जाएगा इसको। ये फॉर्म दिखाता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया फॉर्म, ये रहा आपके सामने। देखो फॉर्म आपके सामने 13 नजर 13 नहीं, कौन सा फॉर्म है यार, इसके लिए फॉर्म है 12। फॉर्म 12 आपको नजर आ रहा होगा। फॉर्म 12 के अंदर देखो सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सान्या, अब बोलो यहाँ पे क्या होगा? मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उसको जो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है और उसकी टर्नओवर भी ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जो है वो उसको बोल सकता है जबरदस्ती, मतलब कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर ले।
हाँ, तो उसको ऑर्डर दे टेम्परेचर देगा कौन से फॉर्म के अंदर? REG 12। हाँ, वेरी गुड। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से देखते चले जाना, क्या आपको REC 01 पता है? एप्लीकेशन फॉर्म। REC 02 हाँ, ARN जो हमें मिलता है। REC 03 वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है हमें, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमसे मांग रहा है हमें कितने टाइम पीरियड में देनी है? 7 डेज के अंदर देनी है REC 04 के अंदर। उसके बाद वो हमारी रिजेक्ट भी कर सकता है REC 05 के अंदर। ठीक है, और RC हमें मिल जाएगी 06 के अंदर। और जो ये हमारा TCS और TDS वाला बंदा जो है, मैंने कहा था इसके लिए रूल 8, 9, 10 फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सेपरेट बना हुआ है, तो इसको क्या करना होगा? REC 07 के अंदर फॉर्म याद रख लो, TDS और TCS वाले का 07 फॉर्म जाएगा। उसके बाद ये क्या? ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। अगर कैंसिलेशन किया जाता है रजिस्ट्रेशन TDS और TCS वाले का 08 के अंदर होगा। 09 में NRTP अप्लाई करेगा। 09 के अंदर CTP किस पे अप्लाई करेगा? कौन से फॉर्म में? CTP वाला। दिमाग में क्वेश्चन आ गया? हाँ जी, सपना बताओ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन? 01 में। वेरी वेरी गुड, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। और OIDAR मैंने आपको बताया था, इसके लिए तो बेटा स्पेशल प्रोविजन बने गए हैं GST के अंदर। समझ लो ये डायमंड है ये बंदा, क्योंकि नेटफ्लिक्स आप देख लो, ठीक है ना, और आपका अली बाबा, तो ये सारे लोग क्या है? हमारे OIDAR है। तो REC 010 के अंदर इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, कोई 10 सेक्शन नहीं है इनके फॉर्म फिलअप करने के, बस एक फॉर्म फिल करना है, कहानी खत्म, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा इनको। तो इनके लिए अप्लाई जो करना है 10 के अंदर। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन एक्सटेंशन चाहते हो पीरियड, जो आपको 5 डेज बोला था, अगर आप अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सॉरी, जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है NRTP और CTP को, वो कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है? जितना टाइम पीरियड आप अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करोगे, या 90 डेज, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आप उस टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा? REC 011 के अंदर आप एक्सटेंशन ले सकते हो। आप सपना बताओ कितने टाइम पीरियड का एक्सटेंशन यहाँ पे मिल सकता है? 90 डेज का। वेरी गुड, फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसके बाद 12 आपको समझ में आ गया, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। 13 यहाँ पे क्या है? UN बॉडीज के लिए। 13 किसके लिए? UN बॉडीज के लिए। ठीक है ना। 14 के अंदर क्या होता है? अमेंडमेंट्स होती है। जैसे आपका क्या है? पार्टनर्स, आपके जो पार्टनर थे ABC थे, अब आपके पार्टनर क्या हो गए? ABCDEF, 3-4 पार्टनर और आ गए, तो आपका कंपोजिशन चेंज हुआ है, आप REC 14 के अंदर बताओगे। ठीक है जी। फिर ऑर्डर ऑफ अमेंडमेंट ये हम बाद में देखेंगे, कैंसिलेशन ये हम सारा बाद में देखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे आपको बताता हूं। ये रिफाइन, ये भी हो गया, 8 हो गया, 9 मैंने आपको बता दिया UN वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया 11, 12, ये सारे हमने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद ये क्या हो गया? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सान्या कनेक्ट हो गए ना? और सपना? अपना नहीं हुई, हो गई है। हाँ चलो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा रह गया हमारा। कहाँ गया? ये आपके सामने, मेरी वाली बुक क्यों नहीं आ रही? सर वो आप एक सेकंड के लिए वो फॉर्म्स वाला पेज एक बार निकाल दो, मैंने बस उसकी फोटो खींचनी है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। चलो, यहाँ पे ये UN वाला देखो सानिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो इसे। UN वाला क्या बताया? Any specialized agency of the United Nations organization or any multilateral financial institution and organization as notified under the United Nations Privileges and Immunities Act 1947, consulate and or embassy of foreign countries
and any other person notified by the commissioner is required यहाँ to पे obtain a कितने लोग यहाँ पे इसने बताए हैं? सपना पहला आदमी इसने कौन बताया? कौन सी एजेंसी होगी? नेशन की स्पेशल यूएनओ वाली एजेंसी होगी। दूसरा इसने क्या बताया? जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 2 हो गए जी। तीसरा इसने क्या बताया? जो नोटिफाइड है। अब देखो नोटिफाइड किस एक्ट के अंदर है? तो नोटिफाइड जो है यूनियन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर क्या है? नोटिफाइड है। वो हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हो गया दूसरा मल्टीलेटरल फाइनेंशियल, ठीक है जी। इनको क्या करना होगा? इनका जो होगा वो जीएसटीएन नंबर नहीं होता इनके पास क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इनके पास जीएसटी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन यूआईएन फॉर्म फ्रॉम द जीएसटीएन पोर्टल, ठीक है जी। तो इनको जीएसटीएन पोर्टल से यूआईएन फॉर्म मिलता है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले पैरा के अंदर आ जाओ, ये पढ़ो सानिया क्या लिखा है। This UIN is needed for claiming refund of taxes paid on notified supplies of goods and or services received by them and for such other purpose as may be notified. ठीक है, Such उसके बाद person हाँ, Such person shall file an application in a different prescribed form GST REG 13. ये आपको बता UIN दिया। shall ठीक है। ये जीएसटी आरईसी 013 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनको 3 वर्किंग डेज के अंदर क्या कर दिया जाएगा? इशू कर दिया जाएगा। और एक बार मैं आपको 1 मिनट एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं। रजिस्ट्रेशन वाली कहां चली? ये देखो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। देखो जो हमारे ये आ गई ना आपके पास नॉर्मल टैक्स पेयर वाले पर्सन आ गए RE 01। हाँ जी सर। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम का ये मैं नहीं दिखा रहा आपको, सीटीपी वाला नहीं दिखा रहा, आईएसडी वाला नहीं दिखा रहा, एनआरटीपी नहीं दिखा रहा, मैं ये यूएन वाला दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे तो इसका पूरा FAQs दिया हुआ है। ये FAQs पढ़ेंगे बहुत बढ़िया हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, एक मिनट। ये देखो अब सही आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले। What does UIN stand for? UIN stands for Unique Identity Number. पढ़ो। UIN stands for Unique Identity Number granted to UN bodies and embassies on the basis of letter issued by the Ministry. दोबारा माइक ऑफ करके दोबारा ऑन करो। सर क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। UIN stands for Unique Identity Number granted to UN bodies and embassies on the basis of letter issued by the Ministry of External Affairs. UIN can also be granted to any other notified persons as may be notified by the Commissioner on the basis of request received from the respective notified organization. ठीक है ना। What is the relevance of UIN? हाँ जी जो उनकी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो उनको लेटर इशू करेंगी, या हमारा जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने उनको लेटर इशू कर रखा होगा, उसके थ्रू जो उनके पास UIN नंबर है उस बेसिस पे हम उनको
GSTN नंबर अलाउड करेंगे। देखो क्या बोलता है आगे। What is the relevance of UIN and how is it used? UIN enables the UN bodies, embassies, and other notified persons to get the supplies of taxable goods, services for the registered person. The relevance of UIN that it mentioned on the invoices. So that the UN would pay on the transaction on the basis of दोबारा माइक form. अपना बंद करो, प्रॉब्लम आ रही है दोबारा से। सर अब ठीक है? हाँ जी, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि UIN जो हमारा नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसकी क्या रेलेवेंस है। तो जब भी हमारे जो ये नोटिफाइड पर्सन है, जो कि 3 से 4 हमारे पर्सन नोटिफाइड है, तो ये जब भी क्या करेंगे, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करेंगे फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से जब सप्लाई लेंगे, तो अब जब सप्लाई ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे सप्लाई ले रहे हैं, तो इसके लिए वो इनके लिए इनपुट है, तो वो लोग यहाँ पे क्या क्लेम करेंगे, अपना रिफंड क्लेम करेंगे, और रिफंड क्लेम करने के लिए RFD 10 के अंदर अपना ये रिफंड क्लेम करेंगे, विच इज जनरेटेड आफ्टर फाइलिंग। अच्छा, जो इनका रिफंड जो क्लेम होगा RFD 10, वो कब जनरेट होगा, जब तक ये अपना GSTR 11 फाइल नहीं कर देंगे। तो इनको अपना GSTR 11 फाइल करना होगा, तो जाके वो जनरेट होगा। हाउ डज UN बॉडीज, एम्बेसीज और अदर नोटिफाइड पर्सन कैन अप्लाई फॉर अलाउड UIN? तो UIN इनको कैसे मिलेगा? कहता है यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन UIN बॉडी, ये सारा सर्विसेज के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन, उसमें जाना पड़ेगा, सेलेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, बताना पड़ेगा कि हम UN बॉडी है, कंसल्टेंसी है, एम्बेसी है, ये सारा बताना पड़ेगा, उसके अंदर पूरी लिस्ट दे रखी है। तो आपको क्या होगा, UIN नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद इफेक्टिव डेट, मतलब कि जो आपका UIN नंबर है, रजिस्ट्रेशन बिकम वैलिड, ये रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, आपका वैलिड हो जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन आपको डेट ऑफ अलॉटमेंट किया गया है, वो आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। हाउ टू अलाउड UIN इज कम्युनिकेटेड, आपको कैसे है वो SMS और ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा। कौन कौन सी बॉडीज हैं, यहाँ पे वो सारी बॉडीज आपको बता दी, इनको क्या क्या देना होगा अपना। पहले सबसे पहले ये applicant is not already registered in the state, he does not have UIN, तो उसके पास UIN होगा नहीं, तो वही है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद वैलिड उसका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा, ये तो सारा ठीक है। क्या पैन नंबर होना जरूरी है UIN के लिए? तो मैंने ये आपको बताया था पैन नंबर होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई कि कौन कौन से लोग हैं जिनके पास अगर पैन नंबर नहीं होगा तो भी उनको वो जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से लोग हैं, सान्या बताओगे कौन कौन से लोग हैं? जो लोग GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बताओ। सान्या आप 2-3 बता दो, सपना 2-3 बता देगी। जिनको पैन नंबर की जरूरत नहीं है, वो हाँ। एक तो TCS वाले हैं, TDS वाले हैं, हाँ, ECS, TDS, और एक तो UIN खुद ही हो गया। हाँ जी UIN खुद हो गया। और सपना बताओ। OIDR वाला होगा। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बच गया? NRTP भी होगा। NRTP, हाँ यस, NRTP को पासपोर्ट देना होता है, अपना पासपोर्ट वीजा वो देगा। ठीक है जी। और ये आपको पता लग गया ना कि जो GSTN नंबर है वो जो UIN वाले हैं, मतलब ये हमारे जो हमने यहाँ पे बताए फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन वाले लोग हैं, तो इनको क्या है, GST के अंदर GSTN नंबर नहीं होता इनके पास कौन सा नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इनको ग्रांट किया जाता है। फॉर्म कौन सा था यहाँ पे सानिया, फॉर्म कौन सा था जिसके अंदर इनको मिलता है ये? 13 है सर, 13। बिल्कुल सही है ना फॉर्म, ठीक है। एक बार
चेक कर, चलो आपने बोल दिया चेक कर ली, ठीक है। फॉर्म 13 है ये। रूल 17 देखो आप क्या लिखा हुआ, ये पढ़ दो। Rules 17 of the CGST rules has been amended to provide that the unique identification number granted to any specialized agency of the UN or any multilateral financial institution and organization notified under the United Nations Privileges and Immunities Act 1947, consulate or embassy of foreign country shall be applicable to the territory of India. Such centralized UIN will lessen the compliance burden on foreign diplomatic UN organization. समझ में आ गया नहीं आ गया? इनके लिए जो कंप्लाइंस है वो बहुत लेस कर दिए, कुछ नहीं है इनके लिए कंप्लाई, बिल्कुल जीएसटी आरईसी 013 के अंदर अप्लाई करो और बिल्कुल सिंपल मिल जाएगा, अपना रिफंड क्लेम कर लो आरएफडी 10 के अंदर, है ना। ठीक है। असली में ऐसे टॉपिक ना एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चों को आता नहीं है, फिर वो लिख के आना पड़ता है। और लास्ट ये देख लो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ, ये वाला ये पढ़ दो जरा एक बार। Effective date of amendment in registration details can be earlier than the date of submission of the application for amendment only when the commissioner orders the same for reasons to be recorded in writing. Rule 19. Rule 19 of the CGST Rules 2017 prescribes the provisions for amendment of particulars furnished in application for registration. The said rule has been amended to provide any of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application for amendment on the common portal, except with the order of the commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as the commissioner said or तो specified. ये समझ में आ गया होगा, सिंपल कुछ भी नहीं है। रूल 19 के अंदर बता दिया कि अगर भैया कोई भी आपको अमेंडमेंट्स करानी है, इसके लिए फॉर्म कौन सा है अमेंडमेंट के लिए, कुछ भी अगर हम अमेंडमेंट कराना चाहते हैं, फॉर्म कौन सा बताया था इसके लिए, आरईसी 14, आरईसी 14 है इसके लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और अगर उसको अमेंडमेंट्स करानी है, कोई भी चेंजेस कराने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, तो जीएसटी आरईसी 14 फाइल कर सकता है, ठीक है जी, पोर्टल के अंदर। और उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर, मतलब यहाँ पे जो कमिश्नर होगा वहां पे, तो वो चेक कर लेगा। अगर उसको यहाँ पे कुछ लगेगा कि भैया मुझे कुछ रीजन चाहिए, तो वो रीजन आपको उसको बताने पड़ेंगे। अगर उसको वैलिड लगेंगे तो वो आपका अप्रूव कर देगा। और अप्रूवल कहाँ पे करेगा, जो आपने 15 में करेगा सर, 15 ऑर्डर ऑफ अमेंडमेंट ऑर्डर दे देगा आपको अमेंडमेंट का। वो मैं दिखा देता हूँ फॉर्म, एक मिनट, अपनी बुक के अंदर आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। फॉर्म वाला पेज कहाँ पे, तो ये हमारे पास फॉर्म वाला पेज, ये रहा। ये फॉर्म वाला पेज आ गया आपके सामने? फॉर्म वाला, हाँ जी सर। चलो तो ये यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन कहाँ गई, हाँ, अमेंडमेंट के लिए जो अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन लगाएगा, वो आरईसी 14 के अंदर लगाएगा। ऑर्डर आ जाएगा अमेंडमेंट का 15 के अंदर। तो कहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा? 15 के अंदर। तो ऑर्डर में या तो वो एक्सेप्टेंस बताएगा, ठीक है जी, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज वो बता देगा मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 15 के अंदर। उसके बाद मॉड्यूल आ गया आपका, ये मॉड्यूल आ गया आपका सामने अब। हाँ जी सर। चलो बढ़िया। तो रूल 19 समझ में आ गया आपको? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब देखो उसके बाद मैं अपनी बुक के अंदर आपको दिखाता हूँ, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। एक बार मेरी बुक के अंदर इंडेक्स दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 22 किया था सबसे पहले। 22 कंप्लीट हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। 26 कुछ नहीं है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये पढ़ा दिया एक तरीके से मैंने, ठीक है जी। जो सुओ मोटो वाला आपको बताया था,
ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद 27 जो है वो सीटीपी और एनआरटीपी है, ये हम लोग कर चुके हैं, सीटीपी एनआरटीपी, बस इसका प्रोसीजर आपको पढ़ना है, वो सारा ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सारा बता दिया एक तरीके से आपको। उसके बाद होता कौन है सीटीपी एनआरटीपी, ये भी आपको बता दिया। आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आप दोनों मिलके मुझे कम से कम इनके बीच में 8 से 10 डिफरेंस लिख के बताना, 8 to 10 डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। उसके बाद 28 है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 29 है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, 30 है रिवोकेशन। 28 वाला दिखाता हूँ, एक मिनट। 28 वाला मैंने चार्ट बना रखा है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी, ठीक। चलो कोई नहीं, ये मेरी पीडीएफ वाली मतलब वर्ड वाली फाइल है ना आपके सामने? हाँ जी सर। हाँ कोई नहीं, 27 भी मैं बता देता हूँ आपको, आप बस मोटा मोटा देख लो 27 में क्या है। 27 के अंदर स्पेशल प्रोविजन बना हुआ है एनआरटीपी सीटीपी के लिए, इनको 5 दिन पहले अप्लाई करना होता है, ठीक है जी। जो और फिर ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई करेंगे वो कौन से फॉर्म में करेंगे ये लोग, जो सीटीपी होगा वो आरईसी 01 के अंदर करेगा, और जो एनआरटीपी होगा वो कौन से उसके अंदर करेगा, एनआरटीपी वाला वो 09 के अंदर करेगा, उसके लिए 09 है, ठीक है। और उसको अपना पैन नंबर नहीं देना है, ये खास बात है बस जो आपको ध्यान रखनी है। और इनको अगर एक्सटेंशन करवाना है अपना, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है, अगर ये लोग अपना एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं एनआरटीपी और सीटीपी वाले, तो एक्सटेंशन के लिए कौन सा, 11, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। तो आरईसी 11 के अंदर एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो 90 डेज की मिल सकती है, ठीक है जी। बाकी इनको एडवांस में टैक्स पे करना होता है, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा, देखो ये 11 आ गया एक्सटेंशन वाला, ठीक है जी, वो मैक्सिमम आ गया, 90 डेज के लिए मिल जाएगा एक्सटेंशन। आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है जी, इसको बोला गया है एक्सेप्ट, तो इसको बोला गया आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलता, बस एक चीज के लिए मिलेगा, जो इसने इंपोर्ट किए होंगे, बस उसी चीज के लिए इसको आईटीसी क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद रिटर्न का ध्यान रखना, कौन सी रिटर्न जो भरी जाएगी वो जीएसटीआर 5 के अंदर ये रिटर्न फाइल करेगा अपनी, ठीक है। टाइम पीरियड देख लेना। रिफंड जो क्लेम करेगा, रिफंड के लिए आरएफडी फॉर्म नहीं बताया यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, रिफंड के लिए फॉर्म देखना। इसका बताऊं क्या, रिफंड का फॉर्म एनआरटीपी, इसके लिए सिंपल ही फॉर्म है, आरएफडी 01 के अंदर ही एप्लीकेशन लगाएगा रिफंड की। जो हमारे एम्बेसी वाले लोग हैं, यूआईएन जिनको होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लोग आरएफडी 10 के अंदर लगाते हैं, बाकी ये अपना 01 के अंदर ही लगाएगा। 28 देखो क्या है, 28 की ये पूरी एनालिसिस मैंने यहाँ पे बना रखी है, बहुत बढ़िया चार्ट बना रखा है, 28 समझ ही लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप देखिए, ये तो ज्यादा छोटा हो गया, ये देखोगे अगर 28 के अंदर हमें रूल पढ़ना है 19, सब रूल 1, सब रूल 2, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, हम उसके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं। कहता है द पर्टिकुलर्स फर्निश, जो भी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है आरईसी 01 के अंदर, 07 में कौन लगाता है, 07 में, हाँ जी, ये 07 किसका था, कंपोजिशन का, अरे नालायक, टीडीएस नहीं टीडीएस है और टीसीएस वाले का, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपको याद रहेगा। उसके बाद आरईसी 09 तो आपको याद हो गया मेरे ख्याल से, एनआरटीपी ये आपको याद हो गया। उसके बाद आपका आ गया 10 किसका था, 10 किसका था, OIDAR, OIDAR, ठीक है ना, 10 जो है वो OIDAR का है,
ये आपका OIDAR हो गया 10, NRTP का 09 हो गया आपके पास, और TDS PCS वाले का 07 हो गया, बाकी सबका 01 है, इंक्लूडिंग यहाँ पे याद रखना है CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, ये यहीं पे आएगा, ये बंदा यहीं आएगा। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको पता ही है किन किन लोगों को मिलेगा, वो REC 13 के अंदर मिलेगा। तो अगर ये लोग क्या करना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये लोग चेंजेस कर सकते हैं। इनको कौन से फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, REC 14 के अंदर ये लोग एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन लगाने के बाद अच्छा सॉरी, पहले देखो विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, जैसे ही आपका कोई भी चेंज होता है तो आपको 15 दिन के अंदर क्या करना है, एप्लीकेशन लगानी है। ये जो एरो है ना, ये उल्टा होना चाहिए। आपको जो है एप्लीकेशन ना 15 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन लगा देनी है, ये ऐसे होना चाहिए। तो 15 दिन के अंदर क्या है, आप एप्लीकेशन लगा दोगे। जैसे ही आपका कोई भी चेंज होता है, कोई पार्टनर नया एडमिट हुआ है, किसी पार्टनर का नया एडमिशन हुआ है, या कोई रिटायर होकर चला गया, तो विद इन 15 डेज आप लोगों का ये काम होगा कि आप लोग GSTN पोर्टल में जाके REC 14 के अंदर वो चेंजेस बता दो। अब वो चेंजेस क्या होंगे, आपके बिजनेस का नाम चेंज हो रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे अभी बीच में ध्यान आ गई है, क्या आपको पता है आज की डेट के अंदर अगर किसी कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कोई कंपनी कहती है कि जी हमें क्या है एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड कर दो, तो जब आप प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कौन सा रजिस्ट्रेशन बेटा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लेना होता है, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो क्या आपको पता है उसके अंदर आप GSTN नंबर अप्लाई कर सकते हो, पता है आपको? हेलो, जब CIN के लिए अप्लाई करें तभी। वहीं पे आप सीधे अपना GSTN नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पता है? बट GST रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो CIN मांगता है ना। अरे यही तो चक्कर है ना, ये देखो आपको पोर्टल में दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो आप पोर्टल आ गया ना आपके सामने, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यही तो चीज है बेटा, कई लोगों को पता ही नहीं है। ये आपको दिखाते हैं काम कैसे होगा वो, एक मिनट, कहाँ गया? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये 15 मिनट की कहाँ गया, एक मिनट एक मिनट, अभी तो ओपन किया था। हाँ, ये लो, आ रहा है, चलो जी पढ़ दो, क्या नाम है इसका, सपना, पढ़ो। अच्छा रुक जा एक मिनट, हेडिंग क्या आ रही है ऊपर, हेडिंग पढ़ो पहले, क्या लिखा है, अप्लाइंग फॉर GST रजिस्ट्रेशन on MCA portal through Spice Agile application form. हाँ, तो ये एक नया फॉर्म है। हाँ जी, can I apply for GST registration while applying for incorporation of company on MCA portal? Yes, you can apply for GST registration while applying for incorporation of company on MCA portal. Registration process under GST is now integrated with Spice Agile Form, Simplified Performer Software MCA. Once a new company applies for its incorporation or registration with MCA, they can also apply for their registration under GST through Spice Agile Form by furnishing additional information in addendum. The form to be submitted on the MCA portal for incorporation is available at. मैं आप लोगों को ना इसका एक स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूं, तो थोड़ा सा और, ये लो, ये पढ़ लो दूसरा। Which type of registrations can be applied on Spice Agile Form?
You can apply for registration as a normal or as a composition taxpayer on Spice Agile form. You cannot apply for registration as ISD, says developer, says unit, casual taxable person, UIN, non-resident taxable person, non-resident online services provider, etc. through Spice Agile form. क्या कह रहा है? कि नॉर्मल और कंपोजिशन वाला ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब नहीं कर सकते। नॉर्मल और कंपोजिशन स्कीम वाले दो लोग क्या कर सकते हैं? स्पाइस अजाइल फॉर्म यूज कर सकते हैं। अजाइल की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे जी बात समझ में? तो आप एमसीए की साइट से जाके क्या कर सकते हो? जीएसटीएन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन क्या है? My company is not corporated on MCA portal. ये बेटे आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जिसके पास सीआईएन नंबर नहीं होगा वो जीएसटीएन नंबर कैसे लेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर है, देखो ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अंदर है। Yes, you can apply for GST registration by filing Spice Agile form. However, please note that GST registration will be granted only after your company is incorporated with the MCA. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपकी तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप एमसीए की साइट पे जाओगे, ठीक है जी। एमसीए की साइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे कि भैया मुझे क्या है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए। साथ ही साथ आप किसके लिए अप्लाई कर दोगे? वहां पे ना कॉलम होगा, फॉर्म होगा, वहीं पे आप अप्लाई कर दोगे कि मुझे क्या नंबर भी चाहिए? जीएसटीएन नंबर भी चाहिए। तो आपको क्या होगा, उधर आपको सीआईएन नंबर भी मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? साथ के साथ आपका ये जीएसटीएन नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो आज के बाद अगर आपको किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो पहले ही उससे पूछ लेना, भाई तुम्हें जीएसटीएन नंबर चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे तो आपको चेकलिस्ट बना के देखना होगा कि उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है ना, जीएसटीएन नंबर की। अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो आप उसी के साथ अप्लाई कर देना। तो साथ के साथ क्या होगा, दो काम हो जाएंगे। आपको दो पोर्टल में जाके एप्लीकेशन नहीं भरनी पड़ेगी। दूसरा, जो आपका क्वेश्चन था, अगर आप जीएसटीएन पोर्टल पे जाओगे तो आपको वहां पे सीआईएन नंबर डालना पड़ेगा। अब आपके पास सीआईएन नंबर नहीं है तो भी आप क्या है, ये एंजल फॉर्म के अंदर आप अप्लाई कर दोगे बिना सीआईएन नंबर के, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे REC 14 क्या चीज है? हम एप्लीकेशन लगाएंगे 15 दिन के अंदर। कौन सा चेंज है? लीगल नेम चेंज कर रहे हैं हम बिजनेस का, या हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, या हमारा वही है कि हमारा जो रिटायरमेंट हो रही है किसी पार्टनर की, ठीक है, या डायरेक्टर की, या जो भी है, कर्ता चेंज हो रहा है, ट्रस्टी में चेंज आ रहा है, किसी भी चीज के अंदर। तो कहता है प्रॉपर ऑफिसर शेल अप्रूव द अमेंडमेंट। वो जो अमेंडमेंट अप्रूव करेगा वो REC 15 के अंदर करेगा। कितने दिन का टाइम लेगा? 15 दिन का वो टाइम लेगा, ठीक है जी, इस अमेंडमेंट को करने के लिए। दूसरी साइड कहता है चेंज इन अदर पर्टिकुलर्स। कह रहा है अदर पर्टिकुलर्स के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हो, RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अमेंड कर दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑथराइज सिग्नेटरी कैन बी अमेंड ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। जब तक ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपको जैसे मान लो अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना है या ईमेल एड्रेस चेंज कराना है, तो पहले वो एक बार आपका पुराना वाला नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर, और फिर जाके वेरिफिकेशन करने के बाद वो चेंजेस कर देगा। अब इसके अंदर देखो क्या लिख रहा है। कह रहा है इन केस चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन चेंज इन पैन। अगर देखो आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैन नंबर आपका चेंज हो रहा है, तो फिर तो आपको फ्रेश में अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश REC 01 के अंदर करना पड़ेगा। ये तो बस ये है कि आपके कोई पार्टनर रिटायर होकर चला गया, कोई पार्टनर आ गया, ठीक है जी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज हो रहा है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का चेंज हो रहा है। आपकी कंपनी का नाम पहले ABC लिमिटेड था, आपने उसके अंदर मतलब प्राइवेट लिमिटेड थी, अब आप उसके अंदर चले गए, पब्लिक कंपनी बन गए, तो ये चीजें आप अमेंडमेंट कर रहे हो, तो वो हम यहाँ पे करने वाले। उसके बाद सोकोस नोटिस और रिप्लाई, प्रॉपर ऑफिसर ओपिनियन दैट अमेंडमेंट नॉट वारंटेड, उसको नहीं देनी चाहिए, इनकरेक्ट है, तो आपको वो REC 03 के अंदर शोकॉस नोटिस इशू करेगा, जिसका रिप्लाई आपने, अच्छा वो कितने टाइम पीरियड में करेगा इस शोकॉस नोटिस इशू? विद इन 15 डेज में करेगा। और आपको जो रिप्लाई देना है वो कितने टाइम पीरियड में देना है? 7 डेज के अंदर, ठीक है जी।
उसके बाद या तो आपका रिप्लाई रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया तो REC 05 के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा, और या तो डीम्ड अमेंडमेंट मान ली जाएगी। और डीम्ड अमेंडमेंट कब मान ली जाएगी? अगर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना, अगर उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो आपकी डीम्ड अमेंडमेंट मान ली जाएगी। समझ में आ गया सानिया ये वाला? हाँ जी सर, आ गया समझ। चलो, तो यहाँ पे आप देखो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है हमारा, अगर आप देखोगे तो सेक्शन 29 और 30, बस 2 सेक्शन रह गए। अब दोनों बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो सेक्शन 29 और 30 हमारे रह गए हैं, इसमें कम से कम मुझे 2.5 से 3 घंटे लगेंगे कराने में, ठीक है। तो मैं ना इसकी वीडियो खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको ऑनलाइन नहीं करवाऊंगा, मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा। कल मेरे को टाइम लग जाएगा, तो कल मैं 2.5 से 3 घंटे में रिकॉर्ड करता हूँ 29, 30, और इसे मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ये। अभी तक जितना पढ़ा है, अगर वो पेपर में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पेपर में आ गया तो कर नहीं पाओगे। और इसके अंदर बहुत चेंजेस हैं, बहुत अमेंडमेंट्स है इसके अंदर, तो इसको ढंग से समझना है। देखो वैसे ऑप्शन आप ही को देता हूँ, आप बताओ, मतलब क्लास लोगे या मैं रिकॉर्ड करके दे दूं आपको? रिकॉर्ड करके दे दो। हाँ, कल ही आ जाएगी रिकॉर्डिंग आपको, मैं सुबह से लग जाऊंगा, आज रात को मैं पूरे नोट्स कंपाइल कर लूंगा, पैड पे सारे नोट्स बना लूंगा, और कल शाम तक आपके पास इस बजे तक, जितने बजे आपकी क्लास होनी थी उतने बजे तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप अपना टाइम स्लॉट बना लो कि हमें 6 बजे बैठ के सर की वो क्लास कंप्लीट करनी है, जो कि 2.5 से 3 घंटे की सेक्शन 29, 30 के रिगार्डिंग होगी, ठीक है जी। हाँ जी और उसके बाद सर, आपने सानिया ने एक लिस्ट बना रखी है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसकी सर को रिकॉर्डिंग करके देनी है, तो वो आप मेरे को भी क्लास के बाद व्हाट्सएप करो। हाँ सपना, आपका क्या क्वेश्चन? आप कह रहे ना आईटीसी के 2 सेक्शन की रिकॉर्डिंग भेजोगे? भेज दी मैंने, भेज दी, भेज दी। हाँ देखो 16, 17, 18 हमने कर लिए थे, 19 हमारा जॉब वर्कर का है, तो जॉब वर्कर के साथ तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है सेक्शन 143, ठीक है, उसको भूल जाओ। उसके बाद 20 हमारा आईएसडी प्रोविजन है, वो सानिया बता रही थी 11 से जो भी है 14 मिनट की एक वीडियो है। 20 के अंदर कुछ नहीं है, वो रिवर्सल है, ओ सॉरी हाँ 20 के अंदर कुछ, 21 के अंदर आईटीसी रिवर्सल है, वो आपको इन्वर्टेड टैक्स प्रोविजन आपको बताया था, तो वो आईटीसी का रिवर्सल भी आपको समझ में आ गया, ये कहानी। तो 21 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 21 यहाँ पे नहीं भी सीखोगे तो जो रिफंड का चैप्टर है वहां पे 21 सेक्शन अपने आप ही समझ में आ जाए। वो आईटीसी रिवर्सल है ना, कि जो आपने आईटीसी लिया उसका रिवर्सल हो जाएगा। जैसे वही वाली बात है कि आपका जो आईटीसी वैलिड है वो कब तक वैलिड है, आपका आईटीसी कब तक वैलिड होगा? 180 डेज तक आपको पेमेंट करनी होती है। अब 180 डेज तक अगर आपने पेमेंट नहीं की तो जो आपने आईटीसी लिया था तो वो आपको पता है डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, आपसे इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। तो उस केस के अंदर आपका आईटीसी रिवर्सल हो रहा है, वो आईटीसी रिवर्सल ही सेक्शन 21 के प्रोविजन से। समझ में आया सपना? हेलो सपना, समझ में आ गया? सानिया समझ में आ गया? सर मेरे को तो आ गया, मैं देख ली थी वीडियो। हाँ 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 सपना, आप भी देख लेना, बाकी कोई भी डाउट होगा प्लीज आप मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से छोटा डाउट हो आप बता देना। एक सानिया जो आपने बोला है वो आपको स्टेट वाला समझ में नहीं आता, वो मैं ना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना दूंगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे। वो जो आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है कि वो जीएसटी गवर्नमेंट्स कैसे सेटल करती हैं, वो असली में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को कईयों को पता लगता नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको बना के दूंगा, वो अलग से टाइम निकाल के बना के देता हूँ। और बताओ, और सपना आपको कुछ पूछना? सर सपना ना एग्जिट कर गई है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप बताओ आपको कुछ पूछना हो? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर हाँ, दूँ। आपके 2 काम है, एक आपको ये लिस्ट व्हाट्सएप करनी है, हाँ एक ही काम है आपका, एक ये लिस्ट व्हाट्सएप कर दो, और मेरे 2 काम है, एक तो मेरे को आपको वो वाली गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं वो वाली वीडियो देनी है, और दूसरा मेरे को क्या देना है, दूसरा आपने ये जो बोला था वो फोटो देनी है, वो स्क्रीनशॉट उसका, ठीक है, पूरा प्रोसीजर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।